A very good morning, students. Today we will deal with imperfect competition. From last few days we were dealing with monopoly and perfect competition. Those markets were away from reality. In real world we see imperfect competition. अर्थात जो हमने अभी तक पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार का अध्ययन किया वो वास्तविकता से दूर हैं, वास्तविकता में रेयरली हमें देखने को मिलते हैं, जबकि डे टू डे लाइफ में हमें इम्परफेक्ट कंपटीशन या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार देखने को मिलता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में कुछ विशेषताएं परफेक्ट कंपटीशन की होती हैं और कुछ विशेषताएं एकाधिकार की होती हैं। This way it is the midway between the two extremes, monopoly and perfect competition. प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन ने थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का प्रतिपादन किया था। उसी समय उसी काल में जॉन रॉबिन्सन ने इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। In imperfect competition, two types of market are visible. First, monopolistic competition and second, oligopoly. आज हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बाजार की जो प्रमुख विशेषताएं हैं और इसके अंतर्गत मांग वक्र किस प्रकार का होता है इसको डील करेंगे। So the important features of monopolistic competition are a large numbers of firms, product differentiation, some influence over the price, non-price competition, product variation and freedom of entry and exit. So we will take over to first feature, a large number of firms. अर्थात एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, किंतु जो कुल मांग है बाजार की उसमें उनका अंश बहुत कम होता है। इसके अतिरिक्त वस्तुएं जो उत्पादित करती हैं वो विभेदीकृत होती हैं, हेट्रोजीनियस होती हैं, किंतु उनकी प्रतिस्थापन निकटतम प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए उनमें आपस में स्टिफ कंपटीशन देखने को मिलता है। अगर हम इसकी तुलना पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार से करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में भी विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक थी, किंतु उसमें समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, यानी कि एक वस्तु को पूर्ण रूप से दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित कर सकते थे। जबकि एकाधिकार में एक ही विक्रेता, एक ही उत्पादककर्ता, एक ही सेलर था, तो इसमें ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाता था जिसकी कोई प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती। किंतु एकाधिकार आत्मक प्रतियोगिता में हेट्रोजीनियस वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और वो एक दूसरे के प्रतिस्थापन योग्य होती है। Second feature is product differentiation. This is very important feature of monopolistic competition. Product differentiation means कि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जो आइडेंटिकल नहीं है पर एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट होती हैं। इसका अर्थ है कि हम एक वस्तु दूसरी वस्तु की निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु है। अब ये प्रोडक्ट वेरिएशन किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके अलग अलग तरीके हैं, यानी कि रॉ मटेरियल्स में चेंज हो सकता है, क्वालिटी में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज कर सकते हैं, ट्रेडमार्क में चेंज हो सकता है, देन शेप में चेंज हो सकता है। इसके अलावा जो सेल्समैनशिप है उसमें भी अंतर करके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन संभव है। जैसे सेल्समैनशिप आप देखते हैं कि जो अपन फ्रिज यूज़ करते हैं ये अलग अलग ट्रेडमार्क्स के हैं, जैसे वर्लपूल है, गॉडरेज है, आदि आदि। तो इसमें सपोज़ जैसे वर्लपूल जो है वो गारंटी 2 साल की देता है, जबकि
गॉडरेज वाला 1 साल की गारंटी देता है। तो यही दोनों वस्तुएं यद्यपि एक ही प्रयोग होता है, एक ही पर्पस सॉल्व करते हैं, किंतु फिर भी दोनों में अंतर हो जाता है। इसी तरह हम इसमें उदाहरण मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होटल्स का दे सकते हैं, रेस्टोरेंट्स का दे सकते हैं, सर्विसेज में हेयर ड्रेसिंग का कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो आपके सबको पसंद आएगा, क्योंकि आपके आजकल के बच्चे सबसे ज़्यादा शौकीन होते हैं पिज़्ज़ा के, बर्गर के, तो ज़्यादातर भीड़ जो पाई जाती है वो किंग बर्गर या मैकडॉनल्ड में देखने को मिलती है बच्चों की। तो अब दोनों की सर्विस सेम है, दोनों की वस्तुएं सेम हैं, आइडेंटिकल लगभग हैं, किंतु फिर भी उनके ट्रेडमार्क्स अलग अलग हैं, उनमें अंतर है, जिस कारण से आप अपनी चॉइस का निर्धारण करते हैं कि आपको मैकडॉनल्ड जाना है कि किंग बर्गर। The next important feature of monopolistic competition is some firms influence over the price। अर्थात क्योंकि फर्म्स जो हैं वो विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, उनकी वस्तुओं में लगभग थोड़ा अंतर है, इस कारण से वो अपनी कीमतों को प्रभावित करने में समर्थ होती हैं। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में हमने देखा था कि समरूप वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था और फर्म्स वर mere price takers and quantity adjusters, but here the firms are not price takers, they are in the position to influence the price because they are producing close substitutes। अब द डिमांड कर्व जो है इसके अंतर्गत नीचे गिरता हुआ होता है, जो कि ये दर्शाता है कि अगर कीमत बढ़ाई जाएगी तो विक्रय कम हो जाएगा, इसके विपरीत अगर कीमत में कमी होती है तो सेल्स और आउटपुट दोनों में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त ये भी है कि क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए अगर कोई भी फर्म फॉर एग्जांपल कीमत में वृद्धि करती है तो जो उसके कस्टमर्स हैं वो दूसरी फर्म्स के पास चले जाएंगे, क्योंकि वो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, दे कैन सब्स्टिट्यूट फॉर इट। तो इस कंडीशन में उस जो फर्म ने कीमत बढ़ाई थी उसके कारण उसकी मांग, वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी और मांग में कमी आने पर उत्पादन में भी कमी आ जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझकर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्मों को प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन करना पड़ता है, या प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन इस प्रकार से लेना होता है कि उनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो सकें। Another feature of monopolistic competition is freedom of entry and exit। Free entry means जबकि उद्योग में कुछ फर्में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही होती हैं तो उससे आकर्षित होकर नई फर्में प्रवेश करती हैं। जब नई फर्में प्रवेश करती हैं तो उत्पादन में वृद्धि होती है और कीमतें गिर जाती हैं। तो इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता में हमने देखा था कि बहुत ईजिली जो न्यू फर्म्स है वो एंटर होती हैं और जब चाहें वो उस फर्म को छोड़ सकती हैं, किंतु इस प्रकार की फ्रीडम इसमें नहीं होता एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। क्योंकि जो वस्तुएं हैं वो विभेदीकृत हैं। अगर कोई नई फर्में प्रवेश करना चाहती हैं तो उनको ब्रांड्स में परिवर्तन करना पड़ता है। एक तरफ तो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है जो डिफरेंट हो थोड़ी सी, और दूसरी तरफ जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फर्म्स हैं उनकी ब्रांड्स जो हैं उनसे उनको compete करना पड़ता है। इसलिए in this type of market it is not very easy for the new firms to enter। Another important feature of monopolistic competition is non-price competition, expenditure on advertisement and other selling cost। अब देखिए, आप
फिर अपन उसी बात पे आते हैं कि जो फर्म्स हैं वो विभेदीकृत वस्तुएं उत्पादित कर रही हैं, थोड़ा बहुत अंतर है उनकी वस्तुओं में। अब उनके सामने समस्या होती है अधिकतम लाभ की। अधिकतम लाभ कब होगा? जब अधिकतम सेल्स होगी या जो उनकी सेल्स हैं वो मैक्सिमम होंगी और उत्पादन भी अधिकतम होगा। पर अब इस सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि सबकी सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेती हैं। जितना ज़्यादा विज्ञापन प्रभावपूर्ण होता है उतनी ही अधिक उस फर्म की सेल होती है। किंतु जब वो एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्चा करते हैं, इतना एक्सपेंडिचर होता है, तो ये शामिल होता है उनकी लागत, यानी कि अत्यधिक खर्च जो विज्ञापन पर किया जाता है वो उनकी लागतों में वृद्धि करता है। अब विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद हम ये बताना चाहेंगे कि डिमांड कर्व कैसा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। तो डिमांड कर्व जो है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में नीचे गिरता हुआ होता है, जो कि ये दर्शाता है कि अगर किसी फर्म को अपनी सेल्स में वृद्धि करनी है तो उसको कीमत कम करनी पड़ेगी। इसके विपरीत अगर कीमत बढ़ाती है तो उसकी सेल्स पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा या सेल्स कम हो जाएंगी। ये इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। जब हम देखते हैं कि एक्स अक्ष पर आउटपुट है और वाई अक्ष पर प्राइस है। अगर कीमत ओपी है तो सेल्स या क्वांटिटी या आउटपुट जो है वो ओएम है। अगर उसको अपनी सेल्स या उत्पादन बढ़ाना है ओएन, तो फर्म को कीमत ओपी से कम करनी पड़ेगी ओएल। इसके विपरीत यदि वो अपनी कीमत में वृद्धि कर देती है ओएच, तो उसका उत्पाद या उसकी मात्रा या उसकी सेल्स ओएम से घटकर ओजी हो जाती है। ये फिगर एआर और एमआर वक्र को बताता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एआर जो है वो औसत आगम वक्र है, एमआर जो है वो सीमांत आगम वक्र है। ये गिर रहे हैं पर गिरने की दर जो है वो धीमी है या ग्रेजुअल है। अब इस ग्रेजुअल स्लोप का क्या कारण है? ये कारण है कि इसमें जो मांग की लोच है वो सापेक्षता लोचदार होती है। Now what do you mean by relatively elastic demand? It means that a slight increase in price leads to more change in quantity demanded. क्लोज सब्स्टिट्यूट होने के कारण थोड़ी सी भी अगर कीमत में कोई फर्म वृद्धि करता है तो उसकी मांग जो है वो तुलनात्मक रूप से अधिक गिरती है। यही कारण है कि इन वक्रों का ढाल इस बाजार में ग्रेजुअल है। अब फिगर को फॉलो करते हुए हम देखते हैं कि अगर उत्पादन ओएम है तो कीमत ओपी है। अब अगर वो अतिरिक्त वस्तु का विक्रय करता है तो उसको कम कीमत पर बेचना पड़ेगा, इसीलिए उसकी सीमांत आगम वक्र औसत आगम वक्र के नीचे होता है। इस चित्र में सीमांत आगम QM है। इसी चित्र का विश्लेषण यहाँ किया गया है और आशा है आपको आज का जो विषय रहा है हमारा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषताएं एवं मांग वक्र समझ में आ गया होगा। थैंक यू।